साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में मंगलवार की देर रात हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अखाड़ा मार्ग भगदड़ भीड़ बढ़ने की वजह से हुई। भीड़ बढ़ने के कारण बैरिकेड टूट गया। इस वजह से बैरिकेड के आसपास जो लोग सोए हुए थे उन लोगों के ऊपर भीड़ चढ़ गई और हादसा इसी तरह से हुआ। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत और 60 लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों की पुष्टि खुद मेला प्रशासन की तरफ से की गई है। मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे महाकुंभ में भगदड़ मची थी। इसकी चपेट में कई श्रद्धालु आए। हादसे के तुरंत बाद कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। हादसे के 16 घंटे के बाद मेला प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे का अपडेट दिया गया। मृतकों की संख्या बताई गई, घायलों के इलाज की व्यवस्था की जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि हादसा क्यों, कैसे और किस वजह से हुआ था। कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए। वहीं महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक नजर आए और इस हादसे को उन्होंने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। संगम क्षेत्र में फिलहाल हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान के लिए न सिर्फ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अब भी वहां मौजूद है, बल्कि श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सीमाओं को 4 पहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें रीवा की हैं, जहां पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले तीर्थ यात्रियों को रोका गया। रीवा जिले में बेला, मनगवा और चाक घाट में हजारों वाहनों को रोका गया, जिससे प्रयागराज में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। भीड़ नियंत्रित होने के बाद इन रोके गए वाहनों को छोड़ा जाएगा। रीवा में जिन जिन स्थानों पर श्रद्धालुओं के वाहनों को रोका गया, वहां उनके पानी, दवा और ठहरने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा के चौराटा बाईपास में। हम आपको बता दें कि यहाँ जो दर्शनार्थी हैं और महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से और कई जगह से जो है इस रूट से गुजरते हैं यूपी प्रयागराज के लिए। एक चेक पॉइंट बनाया गया है प्रशासन के द्वारा। हर जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां इस गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। हमारे साथ आप चारों साइड आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, चारों साइड पूरे यात्री हैं जो कि लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं। पूरे यात्री जो है यहीं रुके हुए हैं और सब ये दूर दूर से आए हैं, सब मौनी अमावस्या की वजह से। महाकुंभ में दुखद हादसे के बाद फिलहाल वहां से सुकून देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आस्था के इस सबसे बड़े विशाल समागम में श्रद्धालुओं के साथ साथ संत समाज भी मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकियां लगाता नजर आया और शाम 6 बजे तक करीब 7 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी है।
इसी वजह से हादसे जैसे हालात भी पैदा हुए। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की गई हैं, उसकी वजह से ही यह संभव हो पाया कि हालात बदतर होने से पहले उन पर न सिर्फ काबू पा लिया गया, बल्कि तुरंत पीड़ितों तक राहत पहुंचाई गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसके पीछे की थ्योरी क्या है? मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कैसे उमड़ी? रात में बड़ी संख्या में लोग संगम पहुंचने लगे, फिर चेंजिंग रूम का गेट गिरने के बाद अफवाह फैल गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर वहां जाने लगे और अचानक भगदड़ मच गई। महाकुंभ क्षेत्र की ये वो तस्वीरें हैं जहां मौनी अमावस्या के पवित्र महास्नान की जल, थल और वायु से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन जब एक अनहोनी की खबर ने जोर पकड़ा तो आखिर इतनी जल्दी सब कुछ काबू कैसे हुआ? कैसे इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित किया गया? कैसे अफवाहों पर लगाम कसी गई और कैसे घायलों तक राहत पहुंचाई गई? महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने उस चुनौती का सामना किया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। 29 जनवरी 2025 को इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पल पल महाकुंभ का अपडेट ले रहे थे, बल्कि उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई हैं। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। हादसे की वजह समझने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से लेकर संत समाज की उस सक्रियता को समझना होगा जिसने न सिर्फ अफवाहों पर नकेल कसी, बल्कि श्रद्धालुओं के भीतर उस विश्वास को बनाए रखा जिसकी उम्मीद में लोग महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद रहे। संगम नोज की ओर जाने की होड़ में हादसे जैसे हालात बने, लेकिन प्रशासनिक सक्रियता और सूझबूझ ने कुछ ही देर के भीतर हालात को कंट्रोल कर लिया। पीएम मोदी ने खुद सीएम योगी से हालात की जानकारी ली। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। एक तरफ प्रशासन इस चुनौती से निपट रहा था, तो दूसरी तरफ ट्रेनों के परिचालन को लेकर सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का दौर चलने लगा। हालांकि सच क्या है, ये नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने साफ किया। कैंसिलेशन की बात छोड़िए, हमें तो आज ज्यादा ट्रेन चलाना है, तो ये बात कहना कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, ये पूरी तरह अफवाह है, कोरी अफवाह है। और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहा है, मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि इसमें जरा भी ध्यान न दें। फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र से सुकून देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आस्था के सबसे विशाल समागम में पवित्र स्नान जारी है।
प्रशासन मुस्तैदी से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है और लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर दिल्ली की राजनीति में पानी के मुद्दे को अब पीएम मोदी ने हवा दी है। उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके उस बयान को लेकर टारगेट किया जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार पर दिल्ली में जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाया था। सुनिए क्या कुछ हुआ आज दिल्ली में चुनाव को लेकर। दिल्ली की राजनीति में पानी पर संग्राम, पीएम मोदी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, जहरीले पानी की कहानी अब पीएम मोदी की जुबानी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब से हरियाणा पर जहरीला पानी भेजने का संगीन आरोप लगाया है, तब से दिल्ली चुनावों में पानी की कहानी ने एक अलग ही रंग ले लिया है। अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पर जिस पानी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, वही पानी 11 साल से वो भी पी रहे हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा से दिल्ली में सप्लाई के लिए जहरीला पानी भेजा गया। अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप दिल्ली जल बोर्ड का हवाला देते हुए लगाए थे, लेकिन न सिर्फ जल बोर्ड ने इन आरोपों को तथ्यहीन बताया था, बल्कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका, तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। चूंकि अब इस मोर्चे की कमान पीएम मोदी ने थाम ली है, इसलिए दिल्ली का ये जल संग्राम यहीं थमने वाला नहीं है। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, वक्त और फायदे के हिसाब से रिश्ते बदलते रहते हैं। यह बात इस समय दिल्ली के चुनावों पर एकदम सटीक बैठती है। कुछ समय पहले तक जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए एक साथ खड़े दिखाई दिए थे, इंडिया गठबंधन की बैठकों में मिलकर मोदी को लोकसभा चुनाव में हराने की रणनीति बनाते थे, सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर दोनों एक दूसरे पर ही अब तीखे हमले करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो केजरीवाल खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, उन्हीं केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यहां तक भी कह दिया कि केजरीवाल मोदी से डरते हैं और उनसे कांप जाते हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने नेशनल हेराल्ड केस की याद दिलाते हुए राहुल गांधी और उनके परिवार की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठा दिए। केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है।
पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। अब कांग्रेस बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है। अब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलके, कांग्रेस कोई दिल्ली में सीट जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही, कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के साथ मिलकर। पिछले साल 21 मार्च 2024 को जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए तो राहुल गांधी ने उनकी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। इसके बाद 31 मार्च 2024 को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में सोनिया गांधी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बैठी नजर आई थी। ये संदेश देने की कोशिश की थी कि कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख सदस्य के रूप में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे थे। ये बातें उस वक्त की हैं जब राहुल और केजरीवाल दोनों मिलकर मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते थे। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के भीतर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के विचार एक दूसरे के प्रति बिल्कुल बदल गए हैं। अब दोनों एक दूसरे को घोटालेबाज बता रहे हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। उधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। ये मोदी ने अरविंद केजरीवाल के हरियाणा सरकार के पानी में जहर मिलाने वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के डर से आम आदमी पार्टी घबरा गई है और हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हरियाणा ही नहीं पूरे देश का अपमान है। दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं, ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लिहाजा वार पलटवार में शब्दों की धार तीखी हो रही है और प्रचार के बढ़ते शोर में जीत का जोर लगाया जा रहा है। अब ये जोर किसको सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा और ये शोर किसके कानों में हार की गूंज बनकर सुनाई देगा, ये तो 8 फरवरी को नतीजों के दिन ही पता चलेगा। तब तक चुनावी मैदान में डटे नेता हैं, वादों दावों का दौर है और जनता है जो 5 फरवरी को अपने वोट से हर मुद्दे पर चोट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी की मंजूरी मिल गई है, जिसमें कुल 14 संशोधनों पर जेपीसी की मोहर लगी है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या है, पक्ष विपक्ष में किसका पल्ला भारी है, इस रिपोर्ट को देखिए अब तक का क्या स्टेटस है, इसको लेकर आप समझ जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से इसे स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सांसदों ने 44 बदलाव पेश किए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था और इस कारण राजनीतिक दलों में हंगामा मच गया था। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ विधेयक में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें बीजेपी सांसदों के 23 और विपक्षी सदस्यों के 43 संशोधन शामिल थे। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई। जो 27 तारीख को क्लॉज बाई क्लॉज में जो 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स आया था, उसको भी हमने अप्रूव किया था, उसको भी आज हमने अडॉप्ट किया है। और अडॉप्ट करने के बाद आज सबसे बड़ा काम एक हुआ है कि जो द इनकम फ्रॉम वर्क औलाद
can be used to support widows, divorced women and orphans is specified by the WAQF section 3R5। तो इस तरीके से हमने काफ़ी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके की प्रोविजंस हैं, आज उसको मुझे लगता है कि इससे बेहतर आने वाले दिनों में वक्त के लिए कानून नहीं बन सकता था, क्योंकि प्रपोज था, लेकिन जेपीसी के एक्सरसाइज करने के बाद उस 44 संशोधन में भी हमारे 14 क्लाजेज में संशोधन किया है। ये है जेपीसी की उपलब्धि। बीते 6 महीने के विचार विमर्श में कई संशोधनों पर चर्चा की गई। सभी संशोधन पर मतदान हुआ और सदस्यों ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 16 सदस्यों ने पक्ष में और 14 सदस्यों ने संशोधनों के विरोध में वोटिंग की। बहुमत के आधार के ऊपर इस प्रकार के फैसले कभी भी बेहतर नहीं होते। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज को बुलडोज कर दो, तो ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने का यह कानून है, वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। जेपीसी की उस 44 संशोधन पे जो है उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। और इसी के साथ न्यूज 18 प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।